दोस्तों, उठाइए अपने हेडफोन, लगाइए अपने कानों में और शुरू हो जाइए आज की हॉरर स्टोरी के लिए द हॉन्टेड अर्थ इंडिया के साथ। गौरव गांव से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने अपने पहाड़ी इलाके से शिमला शहर के एक नामचीन कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। रहने के लिए कॉलेज के हॉस्टल में उसने शरण ली। हॉस्टल बहुत बड़ा था। हॉस्टल की चार दीवारी में मानो एक छोटा कस्बा बसा हो। बॉयज हॉस्टल, उसके थोड़ी दूर पर गर्ल्स हॉस्टल, बाद में बड़ा सा ग्राउंड और हर प्रकार के एक्टिविटी सेंटर, कॉलेज और उसके बाद स्टाफ क्वार्टर। कहने पर एक शहर जैसा लगता था। हॉस्टल में कई कमरे बने हुए थे। हॉस्टल कई एकड़ में फैला हुआ था। सभी प्रकार की सुविधा वहां पर तो मौजूद थी। टेनिस कोर्ट, क्रिकेट ग्राउंड, गार्डन, बड़े बड़े पेड़ और न जाने क्या क्या। वो तो भला हो स्कॉलरशिप का, वरना गौरव का एडमिशन तो ऐसी जगह कभी हो ही नहीं सकता था। पहले दिन ही गौरव रैगिंग का शिकार हो गया। रैगिंग के तहत अर्धनग्न की अवस्था में हॉस्टल की परिक्रमा करनी जरूरी थी। सिर्फ एक बरमूडा और किन्हीं आदिवासियों की तरह हॉस्टल की परिक्रमा करने का रीति रिवाज था। इस सर्दी में ठंड छूमंतर हो जाती है जब इकट्ठा सभी शर्माते हुए एक दूसरे को अर्धनग्न की अवस्था में देखते हुए लोगों की सीटियां, तालियां और सबसे दुखदाई उनकी तीक्ष्ण नजरों के ताप से सभी को एक अलग प्रकार की गर्मी महसूस होती है। सभी सीनियर एक तरफ थे तो सभी फर्स्ट ईयर के मासूम स्टूडेंट दूसरी तरफ। सीनियर की भीड़ के सामने जूनियर ना के बराबर थे, मानो सभी कोई परंपरा का निर्वहन कर रहे हों। कई सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने नाराजगी जाहिर की, पर सीनियर की दादागिरी के आगे कहां चलने वाली थी। गौरव डर के मारे कांप रहा था। वो सोचकर ही परेशान हो रहा था। पर गौरव ने देखा कि सभी स्टूडेंट ऊपरी वस्त्र उतारकर अर्धनग्न की अवस्था में हॉस्टल की परिक्रमा करने लग गए हैं। सभी एक ही भेड़ चाल से चले जा रहे थे। गौरव भी सहमा शर्माता हुआ हॉस्टल की परिक्रमा करने लग गया। बॉयज हॉस्टल से थोड़ी ही दूरी पर गर्ल्स हॉस्टल भी था। दूरी अधिक नहीं थी। सभी लड़कियां अपने अपने गैलरी में आकर खड़ी हो गई थी, मानो कोई राजसी सवारी निकलने वाली है और जनता उनके दर्शन के लिए बेकरार खड़ी हो। गौरव लड़कियों के हुजूम को देखकर और डर गया और पास ही इमली के पेड़ के पास जाकर छुप गया। इमली का पेड़ बहुत घना और बड़ा था। उसके तने विशाल और समृद्ध थे। गौरव तने के पीछे छुप जाता है। उस पेड़ के इर्द गिर्द बहुत घना अंधेरा था। गौरव उन सभी को देख पा रहा था, पर गौरव की तरफ सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा था। अंधेरा ऐसा था मानो कोई चादर ओढ़े शैतान चुपचाप बैठा हो, वो भी किसी के इंतजार में। पेड़ के तने में एक दरार थी। दरार के अंदर गुप्त अंधेरा था। अंधेरा ऐसा था जैसे गौरव को अपनी ओर खींच रहा हो। उस दरार में एक चमकीली चीज दिखी। गौरव ने उस चमकीली वस्तु को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। ये तो कोई किताब थी। किताब पर चमकीली परत चढ़ाई गई थी। किताब के पहले पन्ने पर कुछ नहीं लिखा हुआ था। दूसरे पन्ने भी पलटे, पर किताब कोरी थी। गौरव को लगा कि वो इस किताब को अपने किसी सब्जेक्ट के लिए नोटबुक बना देगा। किताब की जिल्द वाकई शानदार थी। चमकीली और रंग बिरंगी किताब, जिसमें नीचे कुछ अक्षर उकेरे हुए थे और केवल इतना था जो छूने पर महसूस होता था, दानिश। जब सभी स्टूडेंट गर्ल्स हॉस्टल के पास से निकले, सभी लड़कियों ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। कई लड़कियां सीटी मारने लग गईं। बेचारे लड़के जैसे तैसे अपने बदन को ढकने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ स्टूडेंट ने शर्मो हया को छोड़कर बेशर्मी से अपने बदन का दिखावा किया। ये सब देखकर गौरव का ध्यान उस किताब से हट गया। लड़कियां ऐसे लड़कों को उकसा रही थीं कि जैसे वो उनकी खिल्ली उड़ा रही हों। आखिरकार लड़कों का हुजूम लड़कियों के हॉस्टल से गुजर गया। लड़कियां भी अपने अपने कमरे में चली गईं। गौरव बहुत देर तक इंतजार करता रहा
और अब उल्टे पांव बॉयज हॉस्टल की ओर रवाना होने लगा। तभी इमली के पेड़ पर एक उल्लू के बोलने की आवाज आई। गौरव एक बारगी डर गया, पर उल्लू को देखते ही उसके मन में एक ज्वार उठा। उल्लू की आंखें बेहद गहरी थीं, जो गौरव को बहुत तेजी से देख रहा था। गौरव ने उसे नजरअंदाज किया और अपने कमरे में आ पहुंचा। वहां उसका रूममेट अशोक उसका इंतजार कर रहा था। अशोक ने कहा, कहाँ चला गया था बे, इतनी देर लगा दी? तभी गौरव ने किताब को अपने बैग में डालते हुए केवल इतना कहा, अरे मैं स्मार्टली कहीं छिप गया था, बाद में जब माहौल शांत हुआ तो आ गया, कुछ करना भी नहीं पड़ा। तब अशोक ने कहा, अरे ससुर के नाती, बहुत गेम खेल लिए और हम अपना बदन दिखाते दिखाते शर्म से लाल हुए जा रहे थे, और तुम कहीं छुप कर बैठे हुए थे, हमको नहीं बता पा रहे थे। गौरव अब मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। आधी रात बीत गई थी। हॉस्टल में सभी अपने अपने कमरे में सोए हुए थे। ठंड ज्यादा थी। गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड भी सुस्ता रहे थे। किसी ने गौरव के कमरे पर दस्तक दी। गौरव की आंख झट से खुल गई। अशोक पास ही सोया हुआ था। गौरव ने पास में पड़ी घड़ी को देखा तो रात के 2 बजे थे। दरवाजे पर फिर किसी ने दस्तक दी। गौरव अपने बिस्तर से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजे तक पहुंचते ही गौरव ने आवाज लगाई, कौन है? बाहर कौन है? लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आई। गौरव को अपनी नींद टूटने पर गुस्सा आ रहा था और उसने केवल इतना कहा, कौन है? मुंह में क्या दही जमा हुआ है? पर बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक हुई, पर इस बार दरवाजे पर दस्तक पहले की अपेक्षा हल्की थी। गौरव ने दरवाजे के नीचे आती हुई रोशनी में एक परछाई को हिलते हुए देखा। गौरव को डर भी लग रहा था। नई जगह थी, उसे कोई जानकारी भी नहीं थी। उसने सोचा कि लाओ ईश्वर की किताब निकालते हैं और उसे पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन वो तो उसके बैग में थी। दरवाजे के बाहर से आती लाबी की रोशनी दरवाजे के कोनों से कमरे में झांक रही थी। गौरव ने बाहर देखा तो बाहर कोई नहीं था। गौरव ने पूरा दरवाजा खोल दिया और बाहर आ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले किसी की परछाई दरवाजे पर थी और अब गायब थी। लाबी के दोनों छोर पर गौरव ने नजर घुमाई, लेकिन कोई नहीं था, ना किसी की आहट और ना ही कोई शोर। गौरव ने डर के मारे झट से दरवाजा बंद कर दिया और जाकर के अपने कंबल में घुस गया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दोबारा दस्तक होने लगी। गौरव की नजर दरवाजे के नीचे से आती हुई रोशनी पर गई। वहां पर एक परछाई चलती हुई नजर आ रही थी। गौरव की आंखों से नींद गायब हो गई थी। वह पूरी रात जागता रहा और सुबह कब हो गई उसे पता ही नहीं चला। अशोक ने जब 4 बार उठाया तब कहीं जाकर गौरव की आंख खुली। गौरव की आंखों में लाल लाल निशान बने हुए थे। गौरव के जहन में रात वाली घटना तैर रही थी। उसने अशोक को बताने की कोशिश की, पर अशोक जल्दी जल्दी से तैयार होकर क्लास के लिए रवाना हो गया था। गौरव ने फुर्ती की और तैयार हो गया। वह क्लास के लिए लेट हो गया था, फिर भी वह दौड़ता हुआ कॉलेज की ओर जा रहा था। बीच में वही इमली का पेड़ दिखाई दिया। सूर्य की रोशनी में वो चमक रहा था। कल तक जो पेड़ मृत जैसा लग रहा था, आज उस पर रोशनी की चमक बहुत अच्छी लग रही थी। पर गौरव की नजर डाल पर गई तो गौरव के पैर वहीं ठिठक गए। डाल पर वही रात वाला उल्लू अब भी उसी मुद्रा में बैठा हुआ था। उसकी आंखें अब भी गौरव को घूर रही थीं, मानो गौरव के अंतर्मन को बुरी तरह झांक रही हूं। गौरव ने उल्लू को नजरअंदाज किया और क्लास की ओर रवाना हो गया। थोड़ी डांट के बाद गौरव को क्लास में बैठने के लिए प्रोफेसर ने अनुमति दे दी। प्रोफेसर बेहद सख्त थे। उनके मोटे काले चश्मे जैसे किसी को भी निगल जाए। प्रोफेसर के होठ काले और बड़े भद्दे थे। उनकी त्वचा मोटी और कोयले के समान थी। गौरव ने प्रोफेसर के बारे में सुन रखा था। वे बड़े ही सख्त प्रोफेसर थे। न जाने कितनों को इंजीनियरिंग छुड़वा दी। चूंकि गौरव की यह पहली गलती थी, इसलिए उसे बैठने की इजाजत दे दी थी। गौरव ने अपनी कॉपी निकाली। ये वही कॉपी थी जो कल रात में इमली वाले पेड़ पर से मिली थी। प्रोफेसर नोट लिखवा रहे थे।
पर गौरव की नजर कापी के पहले पन्ने पर लिखे हुए अक्षरों को देखते ही कांपने लगी। बड़े बड़े अक्षरों में लिखे हुए शब्द गौरव को हैरान और परेशान करने के लिए काफी थे, क्योंकि उस पर लिखा था, कल रात मैं ही था। क्लास खत्म हुई, पर गौरव के मन में चल रही रात वाली घटना जैसे उसके जहन से निकल ही नहीं रही थी। रूम में आते ही वह परेशान सा अपनी कॉपी को देख रहा था। अशोक ने गौरव से उसकी परेशानी का कारण पूछा। गौरव ने एक सांस में सारी बात बता दी। अशोक तो पहले खूब जोर से हंसा, लेकिन गौरव ने किताब अशोक को बढ़ाई और अशोक ने किताब की ओर देखा। किताब वास्तव में आकर्षित करने वाली थी। अशोक ने किताब उठाई, पहले पन्ने की ओर गंभीर मुद्रा से देखने लगा। अशोक इस बार फिर जोर से हंसा और कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि केवल बकवास है। जाओ अपने आंखों की जांच करवाओ, यहाँ तो कुछ लिखा भी नहीं हुआ है। और इसके बाद गौरव ने अशोक के हाथ से किताब छीन ली और देखने लगा, लेकिन वाकई वहां अब कुछ नहीं लिखा था। गौरव का दिमाग चकरा रहा था। अशोक को लगा गौरव उसे डराने की कोशिश कर रहा है। उसने गौरव की बातों को नजरअंदाज किया और पढ़ाई करने बैठ गया। रात हुई और पहाड़ी इलाके में ठंड ज्यादा होने से सभी जल्दी सो गए थे। एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। गौरव की आंख खुल गई। गौरव की नजर पास रखी घड़ी पर पड़ी। रात के ठीक 2 ही बज रहे थे। गौरव की धड़कनें दोबारा जोर जोर से धड़कने लग गई। परछाई दरवाजे के पास चलती हुई नजर आ रही थी। गौरव को कहीं न कहीं मन में लग रहा था कि हो ना हो ये किसी सीनियर की रैगिंग हो सकती है। वह उठा और उसने गले में पहनी हुई ताबीज को पकड़ा और मन ही मन हनुमान चालीसा बुदबुदाने लगा। गौरव आहिस्ते आहिस्ते दरवाजे पर जा पहुंचा। अब वो इंतजार करने लगा कि जैसे ही कोई दस्तक होगी वो दरवाजा झट से खोल देगा और सीनियर को पकड़ लेगा। काफी देर तक वहां खड़ा रहने के बाद दरवाजे पर पुनः दस्तक हुई। दस्तक होते ही गौरव ने झट से दरवाजा खोला। एक हवा का झोंका आया और गौरव के मुंह से जा टकराया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। गौरव बाहर आया और लॉबी के दोनों छोर को घूरने लगा। एक छोर पर परछाई दूसरी तरफ पर मुड़ने लगी थी। परछाई ने शायद कोई कंबल पहना हुआ था। गौरव भागकर उस परछाई का पीछा करने लग गया। परछाई जैसे आंखों से ओझल ही हो गई। हॉस्टल के गेट तक गौरव पहुंच गया था। वॉचमैन भी सो रहे थे। पास ही अंगीठी से धुआं उठ रहा था। गौरव उस परछाई को चारों दिशाओं में ढूंढ रहा था और उसके बाद एक आहट हुई और गौरव उस दिशा की ओर बढ़ चला। चलते चलते वो हॉस्टल के पीछे की ओर पहुंच गया। वहां अधिक अंधेरा था, रास्तों पर लाइट नहीं थी, पर चांदनी की मध्यम रोशनी में धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। गौरव को कुछ हलचल दिखी। गौरव उसका पीछा करते हुए इमली की पेड़ तक जा पहुंचा। गौरव ने देखा कि परछाई इमली के पेड़ के तने के पीछे जाकर छुप गई है। गौरव दौड़कर पेड़ के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस रात के झींगुरों की आवाज कानों के पर्दों को फाड़ने का असफल प्रयास कर रही थी। गौरव ने यहां वहां देखा, कोई नहीं था। गौरव ने शाखा पर देखा, उल्लू गायब था। वह मुड़ा और वहां से निकलने लगा ही था कि उसके सिर पर किसी वस्तु से ठोकर लगी। उसने देखा कि कोई व्यक्ति उस पेड़ से लटका हुआ था। गौरव की सांसें जैसे रुक गई थीं। गौरव की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उसकी सूझबूझ की शक्ति बुरी तरह से खत्म हो गई थी। सामने फंदे पर एक व्यक्ति झूल रहा था। उसका पिछला भाग ही नजर आ रहा था। गौरव धीरे से आगे आया और उसके चेहरे पर नजर डाली। गौरव के देखते ही उस फंदे पर झूलते हुए व्यक्ति ने अपनी आंखें खोल दी। आंखें अत्यधिक सुर्ख लाल थीं। गौरव डर के मारे वहां से बेतहाशा भागने लगा। उसने पीछे मुड़ करके भी नहीं देखा। पीछे से बस किसी के बुरी तरह हंसने की आवाजें आ रही थी। गौरव बदहवास हो गया था। जैसे तैसे वो मेन गेट तक पहुंचा और वहां सोए हुए वॉचमैन के ऊपर ही जा गिरा। गिरते ही वो बेहोश हो गया, पर वॉचमैन की आंख खुल गई। सुबह अब हो चुकी थी। गौरव को होश आ गया था। पास ही कई लोग खड़े थे। उसी समय प्रोफेसर एक डॉक्टर से बात कर रहे थे और डॉक्टर उनसे कह रहे थे कि ये दवाई दे देना, इससे आराम हो जाएगा। बस लड़का डर के मारे बेहोश हो गया है और कुछ नहीं। उसकी वजह से बदन भी उसका गर्म हो गया है।
तभी दूसरी तरफ अशोक की आंखों में जैसे कई सवाल थे, पर गौरव अब भी सहमा हुआ था। उसकी आंखें भी लाल सुर्ख हो चुकी थीं। धधकती आंखें जैसे रह रहकर गौरव को असहज कर रही थीं। प्रोफेसर ने गौरव से पूछा, क्या हुआ बच्चे, रात में तुम किधर गया था? गौरव ने पूरी बात आहिस्ते आहिस्ते बताई और प्रोफेसर की भौहें सिकुड़ गई थी। अशोक भी गौरव की बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। तभी प्रोफेसर ने कहा, तुम्हें स्लीप वॉकिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई सपना देखा है तुमने? जाओ आराम करो, भूल जाओ, कोई नहीं लटका था वहां पर, समझे? और इतना कहकर वो प्रोफेसर चले गए। तभी उनकी नजर गौरव के पास ही पड़ी उस चमकीली किताब पर पड़ी। इस किताब को तो कहीं देखा हुआ था, ऐसा प्रोफेसर को याद आ रहा था, लेकिन वो याद कर नहीं पा रहे थे। गौरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अशोक से सारी बात बताई। अशोक ने उसकी बात सुनी और उसे आराम करने की सलाह दी। अशोक वहां से कॉलेज के लिए निकल गया। गौरव पूरे दिन चुपचाप बैठा रहा। उसने अपने हाथों में वो चमकीली किताब ली हुई थी, पर उसने इस किताब को अब अपने आप से दूर कर दिया। शाम को गौरव अपने कमरे से बाहर आया और सीधे गेट पर जाकर के खड़ा हो गया। वहां रामू वॉचमैन खड़ा था। उसने पूछा, कैसे हो बेटा? कल तो सीधे तुम मुझ पर ही गिर गए थे, क्या हुआ था रात को? वॉचमैन की उम्र 60 साल से अधिक लग रही थी। गौरव ने सारी बात बताई। तब वो चौंकते हुए बोला कि क्या वो इमली का पेड़? तो गौरव ने कहा, हाँ वही पेड़, उसी पर लटके हुए किसी को देखा था। वॉचमैन ने पूछा, कैसा दिखता था वो? गौरव ने कहा, वो लगभग हम उम्र था। उसकी आंखें बेहद डरावनी थीं। उसके गाल पर एक काला तिल भी था। तभी वॉचमैन कुछ विचार करने लगा और कहा, क्या काला तिल था? गौरव ने कहा, हाँ। तब वॉचमैन ने कहा, बेटा आप वहां कभी मत जाना। तब गौरव ने पूछा, क्यों, क्या हो गया है? वहां पिछले वर्ष एक लड़के ने आत्महत्या कर ली थी। तब वॉचमैन ने कहा कि वहां पिछले वर्ष एक लड़के ने आत्महत्या कर ली थी। गौरव अब चौंक चुका था। उसने पूछा, क्यों? तब उस वॉचमैन ने आगे कहा कि वो तो नहीं पता, पर कहते हैं कि कोई लड़की वड़की का चक्कर रहा होगा, पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पर अब किसी से मत कहना। बहुत मुश्किल से लोकल रिपोर्टरों को पैसा देकर मामला दबाया गया था। अब किसी से जिक्र भी ना करना और उस ओर जाना भी नहीं। हो सकता है उसी की आत्मा भटक रही हो। गौरव ने हामी भरी, पर कई सवाल उसके जहन में गूंज रहे थे। गौरव उस चमकीली किताब के पन्ने पलटने लग गया। उस किताब के पन्ने पर कुछ अक्षर अपने आप आ गए थे। गौरव के लिए बहुत मुश्किल वक्त था और गौरव उसे बहुत मुश्किल से पढ़ पा रहा था। गौरव के हाथ भी बुरी तरह कांप रहे थे। तभी खिड़की से अचानक साए साए करती हुई हवा उसके कानों पर लगने लगी। पहले ही पन्ने की लिखावट पढ़ने से गौरव थोड़ा शांत होने लगा। उसमें लिखा था, मैं दानिश तुम्हारी तरह ही गांव से आया था इस जंगल में इंजीनियरिंग करने, पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। और इसके बाद गौरव कुछ नहीं पढ़ पाया। रात हो जाती है और दोबारा दस्तक होती है। गौरव की आंख खुलती है। पास में अशोक सोया हुआ था। गौरव डर के मारे इस बार उठने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। गौरव ने अशोक को हिलाया, पर अशोक जैसे इस लोक में था ही नहीं। गौरव को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी दरवाजे पर तीसरी बार दस्तक हुई और बाहर से आवाज आई, गौरव, अशोक, दरवाजा खोलो, मैं प्रोफेसर बोल रहा हूं। और प्रोफेसर की आवाज सुनते ही गौरव की जान में जान आई। उसे अचरज तो था, पर इस बार बाहर से आवाज पहचानी हुई थी। गौरव उठकर दरवाजे के पास गया और दरवाजा झट से खोल दिया। बाहर कोई नहीं था। गौरव के मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। वह बुरी तरह डर गया था। इतने में प्रोफेसर बिल्कुल उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हेलो गौरव, मैं तो यहां से गुजर रहा था, सोचा देखता चलूं कि कहीं तुम्हें वापस स्लीप वॉकिंग तो नहीं हो रहा है। तो उसने कहा, नो सर, आई एम फाइन। उन्होंने कहा, वो तो हमें पता है डियर, चलो बाहर आओ और साथ में चलो, तुमको दिखाता हूं कि डर वगैरह कुछ नहीं होता है। तो गौरव ने कहा, पर सर इतनी रात को। इससे पहले कि गौरव और कुछ बोल पाता, प्रोफेसर ने बात काट दी और कहा, चलो मैं हूं ना, डरने की क्या जरूरत है। गौरव की हालत तो ऐसी थी कि मरता क्या ना करता। वह भी प्रोफेसर के पीछे चल दिया। प्रोफेसर के चलने की गति बहुत तेज थी।
जैसे तैसे गौरव अपने कदमों को उनकी कदम ताल से मिलाने की बहुत ही असफल कोशिश कर रहा था। गेट पर वॉचमैन रामू सोया हुआ था। प्रोफेसर सीधे गौरव को हॉस्टल के पीछे ले गए। गौरव ने कहा, सर यहाँ क्यों लाए हैं? तो उन्होंने कहा, इसीलिए कि डर का सामना करो। वो क्या कहते हो तुम लोग कि डर के आगे जीत है? और प्रोफेसर ने जोर से एक ठहाका मारा। उस शांत वातावरण में जैसे प्रोफेसर की आवाज गूंज रही थी। प्रोफेसर इमली के पेड़ के पास आकर खड़ा हो गया और कहा, देखो कुछ नहीं है, तुम खामखा डर रहे हो। गौरव फिर भी कुछ फीट दूरी पर ही खड़ा था। उसे रामू वॉचमैन की बात याद आ गई थी। किताब में बात अधूरी ही थी, लेकिन उसने आगे कहा कि सर, पिछले साल यहाँ किसी ने सुसाइड किया था। प्रोफेसर ने कहा, तुम्हें किसने बताया? तब उसने कहा कि रामू वॉचमैन ने, और अब शायद उसकी आत्मा भटक रही है सर। प्रोफेसर ने कहा, तुमको मालूम, ये रामू वॉचमैन जैसे लोग तुमको डराने का काम करते हैं। मैं यहाँ खड़ा हूँ इमली के पेड़ के नीचे, और यहाँ कुछ भी नहीं है, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता। तुम पढ़े लिखे लोग जाहिल गंवारों की बातों में आ जाते हो। और प्रोफेसर ठीक उसी जगह खड़े थे जहाँ कल वो लाश लटकी हुई थी। गौरव ने इमली की पेड़ की शाखाओं की ओर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। प्रोफेसर ने कहा, यह आजकल के बच्चे भी प्रेशर नहीं झेल पाते हैं। थोड़ा सा प्रेशर हुआ नहीं कि सुसाइड कर लेते हैं। तब गौरव ने कहा कि उसका नाम दानिश था। प्रोफेसर ने कहा, बहुत मालूम है तुमको। तभी गौरव आगे कहता है कि उसकी एक कॉपी मिल गई थी मुझे इसी पेड़ के अंदर से, न जाने कहां से, पर उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ था। प्रोफेसर की आंखों में चमक थी। उन्होंने कहा, क्या लिखा हुआ था? तो गौरव ने कहा, यही कि तुमने उसे मार डाला था। प्रोफेसर लगभग चिल्ला बैठे और कहे, यह सरासर गलत इल्जाम है। तभी गौरव ने आगे कहा, पढ़ाई में कमजोर था, उसका फायदा उठाया तुमने। जब उसने नानुपुर करनी शुरू कर दी तो उसका गला दबा दिया और उसे टांग दिया इस पेड़ पर। तभी प्रोफेसर ने कहा कि मैं देखते ही समझ गया था कि जिस किताब को मैं ढूंढ रहा था वो तुम्हारे पास ही थी। दानिश को देखा था, लिखता रहता था इसी किताब में। बहुत ढूंढा पर यह किताब मुझे मिली नहीं। और उसके बाद आगे प्रोफेसर बोलते हैं कि दानिश तो यहाँ लटक गया था, वो बेवकूफ था। अभी तुमको इतना ही मालूम है, पर अभी इसका क्या फायदा है? अब एक और लाश यहाँ लटकी मिलेगी। इतना कहते ही प्रोफेसर ने गौरव के गले को दोनों हाथों से दबाना शुरू कर दिया। गौरव प्रोफेसर के हाथों से अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा था, उसका दम घुट रहा था। तभी एक पक्षी उड़कर प्रोफेसर की आंखों में अपने पंजे गड़ा देता है और उनका चश्मा नीचे गिर जाता है। प्रोफेसर के हाथों की पकड़ ढीली हो जाती है, वह अपनी आंखों को मलने लग जाते हैं। गौरव देखता है कि वो पक्षी कोई नहीं बल्कि उल्लू होता है। प्रोफेसर पीछे खिसकते खिसकते पेड़ के तने तक जा पहुंचते हैं। प्रोफेसर अब भी अपने हाथों से अपनी आंखों को मल रहे थे। उन्हें धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लग गया था। तभी एक रस्सी शाखा से नीचे गिरती है और प्रोफेसर के गले में लिपटकर उसे ऊपर खींच लेती है। प्रोफेसर की सांसें उखड़ने लग गई थीं। उनके पैर बुरी तरह हिल रहे थे और वह कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। उनके दोनों हाथ फंदे को ढीला करने का बेकार ही प्रयास कर रहे थे। गौरव कुछ फीट दूर हट जाता है और गौरव देखता है कि शाखा पर कोई बैठा हुआ है और रस्सी को खींच रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि दानिश ही था। और सुबह हो जाती है। गौरव अपने बिस्तर से उठता है। बाहर अफरा तफरी फैली हुई थी। हॉस्टल के कंपाउंड में पुलिस और एम्बुलेंस खड़ी थी। सभी छात्र प्रोफेसर को देख रहे थे। वह अब भी इमली के पेड़ से लटके हुए थे। उनकी आंखें बाहर आई हुई थीं, मानो डोरी से लटकी हों। प्रोफेसर की लाश के नीचे पुलिस को एक डायरी मिलती है। डायरी के पहले पन्ने पर दानिश की फोटो थी। अंदर दानिश की आप बीती थी और प्रोफेसर के जेब से एक सुसाइड नोट मिलता है। उस नोट में प्रोफेसर कबूल करता है कि पिछले साल उसने दानिश को मार डाला था और पूरी कहानी उसमें लिखी रहती है, वही जो अभी आपने सुनी। अब वो इस जुल्म को और नहीं सह पा रहा था, इसलिए उसने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। ऐसा उसके सुसाइड नोट में लिखा हुआ था। अब कुछ दिन बीत चुके थे। एक शाम गौरव दोबारा इमली के पेड़ के पास जा पहुंचा। इस बार पेड़ के अंदर अंधेरा नहीं था। एक गिलहरी ने अपना घर बना लिया था। वह गौरव को देखते ही आवाज करने लगी। गौरव के मुंह पर हल्की मुस्कान थी।
हॉस्टल में कोई भी शोर आना पसंद नहीं करता था। गौरव वहां से निकलने लगा ही था कि उसके पैरों में कोई चीज आ टकराई। वह और कुछ नहीं बल्कि प्रोफेसर ही था। गौरव ने जब नजर घुमाई और ऊपर देखा तो शाम को हल्के रंग में एक आकृति किसी फंदे से लटकी हुई थी। गौरव पुनः चौंक गया। वो डर के मारे वहीं थर थर कांपने लग गया। उसकी सांसें अब नियंत्रण से बाहर थीं। वो आकृति किसी और की नहीं बल्कि प्रोफेसर की ही थी। गौरव वहां से भागने लगा। वह थोड़ी दूर जाकर गिर जाता है। उसके नाक से खून बहने लगा। वह लगभग बेहोश हो गया था। और उसके बाद से बहुत दिन बीत जाने के बाद वहां पर अब दोबारा गौरव को कुछ नहीं दिखाई दिया। हो सकता है कि दानिश की आत्मा को शांति मिल गई हो और प्रोफेसर भी अब इस दुनिया में नहीं था जिसने दानिश को मार डाला था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए द हॉन्टेड अर्थ इंडिया को और बगल में बने बेल आइकन को तुरंत दबा दीजिए जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, ना गलत करें, ना गलत करने दें, क्योंकि गलत इंसान तभी होता है जब उसकी सोच गलत होने लगती है। हर अच्छे चीज का साथ दें और गलत चीज को नकार दें। दोस्तों, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।